कि रेस्टोरेंट में खाना या बाहर का खाना नुकसान करता है। तो ये बात कहाँ तक सच है? मैं मानूंगा सच भी है, कुछ हद तक सच भी है, कुछ हद तक होक्स भी है। पर आप मेरी बात समझिएगा, आज जिस जगह पर हम हैं, आप एक क्लिक पर खाना घर पे मंगा सकते हैं। बिल्कुल। पर क्या जोमेटो स्विगी की तरफ से एक भी क्वालिटी चेक होता है? अभय मिश्रा जी, बहुत-बहुत स्वागत है। इनको फूड इंडस्ट्री में कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। इन्होंने एज़ एन एम्प्लॉयी भी काम किया है, फिर उन्होंने एज़ अ एंटरप्रेन्योर भी काम किया है और आज की डेट में एक ऐसा फूड जॉइंट चला रहे हैं जहाँ पे हर तरह का गेस्ट आता है खाना खाने। आपने आईएचएम से ग्रेजुएशन की है। क्या रीज़न था सबसे पहले वहाँ से वो लाइन पकड़ने का? आ, मैं आपको सच बताऊं तो ऐसा कोई रीजन नहीं था। मुझे फूड इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता भी नहीं था। बस हाँ, मुझे ये पता था कि वहाँ पे पढ़ाई कम होती है और मैंने आईएचएम लखनऊ चूज करा। फिर मुझे पता चला यहाँ तो ज्यादा पढ़ाई होती है और इतने तरीके की चीजें वहां बताई जाती हैं कि मैंने कहा गलत कोर्स तो नहीं चूज कर लिया मैंने। हुँ, हुँ। तो अब फिलहाल करीबन 20-21 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये जानता हूँ कि खुद आगे बढ़ना है तो कस्टमर को अच्छा खाना खिलाइए, और मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं और साथ में कस्टमर को एक अच्छे फील दे रहे हैं। कोई भी फूड जॉइंट, कोई भी खाने का काम खराब हो ही नहीं सकता। देखिए, जैसे आपने अभी सबसे पहले बात करी अच्छा खाना। इतनी सारी रेस्टोरेंट्स हो गए, इतने सारे ऑप्शंस हो गए। घर पे खाना बच्चा नहीं खाना चाहता है। अगर उसको कुछ स्वादिष्ट खाना है तो वो रेस्टोरेंट ही प्रेफ़र करते हैं कि यहाँ जाना है, अगर कॉन्टिनेंटल खाना है तो कहीं और जाना है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि रेस्टोरेंट में खाना या बाहर का खाना हानिकारक है, नुकसान करता है। तो ये बात कहाँ तक सच है? मैं मानूंगा सच भी है, कुछ हद तक सच भी है, कुछ हद तक होक्स भी है। पर आप मेरी बात समझिएगा, आज जिस जगह पर हम हैं, आप एक क्लिक पर खाना घर पे मंगा सकते हैं। बिल्कुल। पर क्या आप ये जानते हैं कि आप जोमेटो, स्विगी या कोई भी अलग जो भी प्लेटफॉर्म है, क्या आप वो किचन देख रहे हैं? ना। आपको नहीं पता कि वो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। हुँ, होम किचन के नाम पर क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। कमा हर कोई रहा है। हुँ। वो होम किचन कमा रहा है, जोमेटो कमा रहा है, स्विगी कमा रहा है। पर क्या जोमेटो स्विगी की तरफ से एक भी क्वालिटी चेक होता है? जो उनको करना चाहिए हुँ, हुँ। मेरे हिसाब से। आप बीच में केवल एक मीडियम बने हुए हैं। बिल्कुल। पर क्या आपको क्वालिटी चेक वो करना चाहिए? आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे हिसाब से उनकी एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। है। बिल्कुल सही बात है। पर क्या वो ये उठाते हैं? नहीं। वो आपसे डिलीवरी फीस के नाम पर या और अलग अलग चीजों के नाम पर आपसे केवल पैसा ले लेते हैं। क्या आपने ये देखा कि वो कहाँ से आ रहा है, उनका किचन कैसा है, वो कैसे बना रहे हैं? कई ऐसे किचन है जिनमें 2-2 3-3 दिन ऑर्डर नहीं आता, फिर एकदम से बेल बजती है, जोमेटो का ऑर्डर आया। हुँ, पर उन्होंने जो प्रिपरेशन 3 दिन पहले करी थी वो उसको खराब तो होने नहीं देंगे। हुँ। वो वही चीज आपको उठा के सर्व कर देंगे। देखिए, इंडस्ट्री में अब बोला जाए तो बहुत वेल केप्ट सीक्रेट्स हैं। हुँ। पर कोई भी चीज खराब होने से पहले एक बार दोबारा बन सकती है और कस्टमर को पता भी नहीं चलता। ये प्रैक्टिस जो रेस्टोरेंट करते हैं वो 2-4-5 साल के ही होते हैं, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकते। पर हाँ, उस 2-4-5 साल में वो कितने लोगों को खराब कर देंगे या कितने लोगों को बीमारी दे देंगे, ये हम लोगों को नहीं पता है। और जैसा आपने बिल्कुल बात सही की क्योंकि ज़ोमैटो या स्विगी पे जैसे मैं भी कभी ऑर्डर करता हूँ, तो खाली एक ही पैरामीटर होता है ऑर्डर करने का। प्रैक्टिकली हर आदमी बस एक रेटिंग देखता है और वोट्स देखता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रेटिंग और वोट कहीं भी जस्टिफ़ाई करते हैं कि किचन कैसा होगा। इसी सवाल को हम आगे ले जाते हैं कि क्लाउड किचन्स आज देखिए बिल्कुल जैसे मशरूम्स हैं उस तरह से हर जगह हर लोकेलिटी में 100-200 क्लाउड किचन बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी का रेगुलेशन नहीं है इस पे। ये किसकी कमी है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं मानता हूँ कि जिसने भी क्लाउड किचन खोला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छा खाना देना चाहिए। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के आगे आदमी सब चीज़ें किनारे कर दे रहा है। तो क्या ऐसा आप सजेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि किस तरह से वो काम करे? क्योंकि इतने सारे हैं, उनको रेगुलेट करना भी आसान नहीं है। आपने शब्द मशरूमिंग, हुँ, जो मशरूमिंग ऑफ रेस्टोरेंट्स है, हुँ, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि देखिए, सरकार ने बोला कि कोई भी फूड प्लेटफॉर्म बिना फूड लाइसेंस के किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं कर सकता। नहीं अब ठीक आप लूपहोल्स देखिए फूड लाइसेंस में क्या है। हुँ, आप 100 रुपए का भी एक फूड लाइसेंस बनवा सकते हैं जो रेडी ठेली वालों के लिए होता है। बिल्कुल। आपको एक 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना है, हुँ, आपका काम हो गया। अरे आपने 1000-1200 रुपए खर्च करके आपका क्लाउड की वो जिम्मेदारी सरकार वाली आपने पूरी कर ली। हुँ, हुँ, तो पहली बात तो जो अच्छे शेफ्स हैं हुँ, वो ऐसी जगह पे काम ही नहीं करते, हुँ, क्योंकि पहली बात उनकी पे स्केल बहुत अच्छा होता हुँ, है। जहां भी काम कर रहे होंगे उनका पे स्केल अच्छा होगा। अच्छे रेस्टोरेंट्स दूसरी बात, वो एसओपीज फॉलो करते हैं। हुँ, हर जगह पे जो भी किचन होंगे उनके कुछ एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं,
कि सुबह आके ये करना है, दिन में ये होना है, रात में बंद होने से पहले ये होना है, ये प्रोसीजर्स होते हैं। हम्म, एक छोटे से बंद किचन में काम नहीं होता। अच्छे हम्म, किचन भी हैं, बहुत अच्छे क्लाउड किचन भी हैं जो अच्छे एसओपीज भी फॉलो करते हैं हम्म। और अच्छा चला भी रहे हैं। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। उनकी तादाद कम होने की वजह केवल यह है कि आदमी प्रेफर करता है डिस्काउंट। आपने 50% डिस्काउंट लगा दिया। अब जोमेटो स्विगी का आप कॉन्सेप्ट समझिए। सपोज आप एक पिज्जा दे रहे हैं 200 रुपए का, तो आप क्या करते हो, 200 रुपए पे 30% और प्लस जीएसटी बढ़ा के अपना प्राइस रख देते हो, पहला सबसे पहले। फिर जोमेटो कहता है कि 50% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट। चलो मैं जोमेटो या स्विगी किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, अब आपका प्राइस जो हो गया वो 20% 25% और बढ़ा दिया, उसके बाद आपको डिस्काउंट दे दिया, चलिए 50% डिस्काउंट भी कर दिया। आदमी ने क्या देखा, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, इतने का मिल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 50% डिस्काउंटेड चीज में क्या आपको वो क्वालिटी मिल पाएगी? या तो वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेगा, और अगर अच्छा खाना देगा तो 2 दिन में अपना जगह बंद करवा लेगा। जैसे मेरा सवाल था, आपने कहा कि एक 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन लेके गवर्नमेंट का कंप्लायंस कर दिया रेस्टोरेंट ने। कैसे हम ये चीज मेक श्योर कर सकते हैं कि भाई वो 3 साल अगर काम कर रहे हैं तो उन 3 साल में वो अकाउंटेबल हो कि मेरे यहाँ से मेरे यहाँ सफाई से खाना बन रहा है, मेरे यहाँ जो चीजें इस्तेमाल हो रही है खाने की वो क्वालिटी है, ऑयल मेरे यहाँ अच्छा यूज हो रहा है, ये सब चीजें हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो देखिए, तरीका होगा इसका। सरकार अपना काम कर रही है, पर अकाउंटेबिलिटी क्या इंसान की अपने अंदर नहीं है? हर चीज हम सरकार से ही करवा लें? कितने आदमी इकट्ठा कर लेगी, कितने फूड ऑफिसर्स लगा देगी, कितना काम कर लेगी, और क्या फूड ऑफिसर हर समय वहां बैठा रहेगा? नहीं नहीं, वो तो इतने हर दिन मुझे लगता है हर महीने 10 खुल जा रहे हैं ये तो स्थिति। ये तो एक अपने आदमी की अंदर से कॉन्शियस को ये बोलना चाहिए, यार ये मैं नहीं खिला सकता। इतने ज्यादा आपके किचन, इतने ज्यादा रेस्टोरेंट, इतना सब कुछ है, ऊपर से उनके पास काम भी है, कंप्लाइंसेस भी है। एक फूड ऑफिसर के ऊपर कितना स्ट्रेस होता है, ये मैंने देखा भी है, समझा भी है। हाँ, हम तंत्र को गाली दे सकते हैं, सरकारी तंत्र को गाली देना सबसे आसान काम आसान है, तरीका है। सबसे आसान काम है। पर वही काम हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी तंत्र को हम गाली देते हैं, पर हम रेड लाइट क्रॉस करके चला जाते हैं। गलती पे तो हम भी हैं कहीं ना कहीं। सही कह तो रहे हैं। जरूरी है कि पहले खुद को देखें, हाँ। उसके बाद तंत्र के पास जाए। अगर हम खुद ही नहीं सुधार कर रहे हैं तो दूसरे को हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? ये इंडियन जो है ना, ये पत्थर भी हजम करने की क्षमता रखते हैं डिस्काउंटेड रेट पर हो तो। ये मेंटालिटी बच्चों के लिए नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप कुछ भी खा लीजिए, आगे की आप जनरेशन बच्चे के के लिए लिए, आप बच्चों के लिए सोचिए आगे। अब एक और सवाल है जो मेरे भी मन में बहुत रहता है, क्योंकि आज से करीब 7-8 महीने पहले मेरी कुछ तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद मुझे डॉक्टर से ये पता चला कि जो मेरी तबीयत खराब थी पेट से, लिवर से रिलेटेड, उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो कारण था रीयूज्ड ऑयल। जो खाने में हम रिफाइंड यूज करते हैं उसको 2-2 3-3 4-4 बार जला जला के इस्तेमाल किया जाता है। इस बात से सब कोई डर रहा है आज की डेट में। तो पहले तो ये बताइए कि ये बात हो रही है कितना प्रतिशत तक सच है ये? प्रतिशत में तो मैं 100% बोलता हूँ। आप गहराई में अगर इसकी जाते हैं, देखिए सरकार ने आज से 4-5 साल पहले स्कीम निकाली थी जिसमें वो बायोडीजल रीयूज्ड ऑयल से बनाने का वो था। सरकार का कहना था कि आपने पेपर पे जितना तेल खरीदा है, आपने 1 लाख रुपए का तेल खरीदा, उसमें से 30% तेल आपका बर्बाद है, खराब है, उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ किसको करना है? उन्होंने नई कंपनियां देखी, स्टार्टअप्स देखे, उनको एक काम दिया, और लगे भी, ऐसा नहीं लगे, बायोडीजल प्लांट्स लगे रीयूज्ड ऑयल से बायोडीजल बनाने के प्लान था। पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदारी दी गई फूड ऑफिसर्स को, डीओस को, उन्होंने नीचे फूड ऑफिसर्स को दी। पर मैं खुद ये काम मैंने सामने से देखा और बहुत पास से देखा है। ये एक इतना बड़ा नेक्सस है जिसकी कोई आप लोग था नहीं ले सकते। आपने, क्योंकि मैं जानता हूँ, जहाँ तक आपने इस एक कंपनी में काम भी बीच में किया एज ए कंसल्टेंट जो बायोडीजल का काम शुरू कर रही थी। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जिस कंपनी के पास हम लोग रीयूज्ड ऑयल लेने गए थे, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, और उनका जो रीयूज्ड ऑयल है वो हम लोगों ने देखा ड्रम्स में भरा हुआ था, एंड व्हाट दे डू इज कि वो दोबारा से यूज ना हो पाए वो उसमें डिटर्जेंट मिला देते हैं, और मेरे हिसाब से 40 to 45 रुपीज पर लीटर या केजी के हिसाब से वो आगे बेच दिया जाता है। हम लोगों ने कहा तो ये हम ले सकते हैं, कहते हैं नहीं, अब हमारे पास तो बंधे हुए। वो जो तेल था उसको केमिकल से फिर साफ कर लिया जाता है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो आगे रेडी पटरी वालों को बेच दिया जाता है। एक्चुअली उसमें टीपीएफ वैल्यू होती है जो 25% से अगर ऊपर है तो तेल यूज होने लायक नहीं। वही सस्ते तेल के चक्कर में रेडी पटरी, फिर सस्ते खाने के चक्कर में आलू। और देखिए, हर एक के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो हर कोई 5 स्टार में खाए। सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी तेल मार्केट में आ रहा है, जैसे एक स्टेप सरकार ने बहुत अच्छा उठाया था
सरसों को तेल को लेकर कि अब आप अगर सरसों का तेल बेचेंगे तो उसमें आप 100% सरसों का तेल है तो लिखिए राइस ब्राइन कितना मिला है, देखिए जो भी मिलावट के साथ आ रहा था। पहले सरसों का तेल आता था, आपने पीला रंग देखा, महक देखी, आपने ले लिया, उसमें 80% राइस ब्राइन होता था, 20% सरसों का तेल होता था। सरकार का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था कि आपने सरसों का तेल जो लिया है उस पे जो भी कंपनी सरसों का तेल बना रही है अब वो उस पे मार्क करती है कि कितना % सरसों का तेल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि गरीब जनता ये अभी भी उसके पहुंच तक ये बात नहीं है, ना पढ़े लिखे हैं, उनको पता भी नहीं, उनके लिए वो पीला तेल सरसों का तेल है। पर एटलीस्ट जो पढ़े लिखे हैं वो ये जरूर देख के लें कि जो सरसों का तेल वो ले रहे हैं उसमें कितने % राइस ब्राइन है या 100% सरसों का तेल। अच्छा, आपने एक बात ये बोली, जो ये रीयूज्ड ऑयल है, ज्यादातर समझ ली स्ट्रीट वेंडर्स टाइप के लोग हैं, उन लोग को दे दिया जाता है। भाई जो ठेले पे समोसा लगा रहा है या जो अपने पीठ पे समोसे लेके घूम रहा है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो प्योर रिफाइंड खरीद पाए या प्योर कड़वा तेल खरीद पाए, तो उसका क्या ऑल्टरनेट है, वो क्या कर सकता है? दिक्कत ये है कि 2-4 रुपए का ही फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। इसमें कमा तो मिडिल मैन रहा है, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिल रहा है। अच्छा, उनकी जानकारी में होता है क्या? उनको पता ही नहीं है वो क्या यूज कर रहे हैं। अच्छा, उनको जानकारी में ही नहीं है, वो तो वो ये थोड़ी ना जानते कि रीयूज है, उनके लिए तो वो अच्छा तेल लेके आ रहे हैं, और साफ जो तेल कि लेके आ रहे 2-3 हैं। रुपए सस्ता मिल रहा है उनको। हाँ, जो कि 2-4-5 रुपए सस्ता मिल रहा है, उनकी जानकारी में अगर होगा हम्म। तो गरीब आदमी से ईमानदार कोई नहीं है। सही बात है, बिल्कुल गरीब सहमत आदमी हूँ से आपसे। ईमानदार कोई नहीं, वो यही समझ के आता है कि मैं अच्छी चीज लगा रहा हूँ। हम्म, पर फिर एक हमारी मेंटालिटी इंडियंस की, जो पैसा खर्च भी कर सकते हैं वो कहते हैं एक काम करो 10 के 4 लगाओ तो ले लेंगे। हम्म, अरे तुम 12 रुपए का ले लो भाई, पर अच्छा तो लो। अब कहो, फिर आदमी सवाल पूछेगा ये कैसे आप कह सकते हैं कि 12 रुपए वाली चीज भी अच्छी है, फिर तो बाहर का खाना छोड़ दो यार। पर जो 12 रुपए ले रहा है वो 110% मेरे हिसाब से अगर उसका कॉन्शियस साफ है तो वो अच्छी ही चीज लगाने की कोशिश करेगा, कोई नहीं चाहेगा। अब मेरी ही दुकान पर कई लोग आके कहते हैं भैया मिठाई ताजी है। मैं कहता हूँ कि भैया अपने बच्चे को कोई खराब बोलता है क्या? पर मैं इतना जानता हूँ आप जिस मिठाई पे हाथ रख देंगे आपको मैं टेस्ट करा दूंगा, ताजी लगे लीजिएगा वरना मत लीजिए। बहुत सिंपल। आज की डेट में देखा जाए तो ये इंस्टाग्राम और रील एक तरह समझ लीजिए इंसाइक्लोपीडिया बन गई है। चीनी को लेके मार्केट में पिछले 5-6-7 साल से इतना ज्यादा एक भय का माहौल बना दिया गया है, लेकिन अब मैं भी कहीं ना कहीं वो डर घर बना चुका है और मैं फील करता हूँ कि क्या यार मुझे चीनी छोड़ देनी चाहिए। तो ये क्या डर है, क्या है ये, आपको इसमें बताइए इस बारे जब में। आपने हवा की बात करी है तो ऐसे तो AQI बाहर का क्या है, सांस लेना छोड़ दिया आपने। बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। ये सांस मत लीजिए, मास्क लगा के चलिए, ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे लेके चलिए। ये कर रहे हैं हम लोग, नहीं नहीं कोई कर नहीं, रहे सब बाहर निकल के काम पर हाँ, आपने एक बार सर्च करा गूगल पर कि बेनिफिट्स ऑफ शुगर या शुगर के नुकसान क्या है, और वैसे ही आपके पास वही रील्स आएंगी और शुगर बन जाएगी जहर आपके लिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी मिठाई की दुकान है तो मिठाई बिकना बंद हो जाएगी, कभी नहीं हो सकता है। फिर वही बात आती अति हर चीज की खराब। एक्सेस मत करो यार। खाने के बाद एक पीस खा लिया, त्योहार में खा सकते हैं। अब जैसे आपने बताया मैंने 13 गुलाब जामुन खा लिए तो उसके बाद आप मिठाई वाले को थोड़ी ना दोष देंगे कि मैं पॉटी जा रहा हूँ बार बार। सही बात है। वो तो आपकी गलती थी कि आपने 13 खा ली। वो गलती क्या थी, उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं था शायद, अगर मैं इंस्टाग्राम होता तो मैं उस टाइम भी 13 गुलाब जामुन ना खा पाता। जैसे बचपन में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं, हम लोगों ने कुछ भी जो मन किया वो खाया। छोले भटूरे आते थे, भटूरे गिनते नहीं थे, खाते चले जाते थे। हफ्ते में 1-2 बार खाने में कोई बुराई नहीं, जैसा आपने बोला लिमिटेड खाने में। दूसरी चीज, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर लेते तो शरीर की सारी टॉक्सिसिटी, सारी चीजें निकल जाती हैं। जीने दीजिए बच्चों को, खाने दीजिए जो खाते हैं, सही बात। दौड़ने दीजिए उनको, खेलने दीजिए उनको, वो ठीक रहेंगे। आप जितना डर के उनको खिलाएंगे उतना ही आप उनका पेट सेंसिटिव कर देंगे, तो वो जब भी बाहर जाएंगे वो खराब पेट के साथ ही वापस आएंगे। पानी को बोलेंगे पानी खराब था, ये खराब था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये समझिए मजदूर का बच्चा जो बाहर खेल रहा है वो तो गिट्टियों में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, हाथ धो नहीं रहा है। क्या हो गया उसको? उसको सारी वैक्सीन लगी है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं लगा। और उसने खाया क्या? बस इस देश की मिट्टी खाई, ये काम खत्म हो गया उसका, एकदम बढ़िया चल रहा है। बच्चों को खेलने दीजिए, खाने पे हाँ लगाम लगाइए। ये थोड़ी ना मैं कह रहा हूँ कि वो चॉकलेट खा रहा है तो चॉकलेट ठूस दीजिए, दिन में 10 चॉकलेट ना खिलाइए, पर एक तो खाने दो, बच्चा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। अभय जी, जैसे आप एक रेस्टोरेंट यहाँ पे चला रहे हैं ऑलरेडी, खासतौर से कोविड के वजह से मैंने देखा एकदम से फूड इंडस्ट्री में ऐसे लोग घुसे हैं, हर 10 कदम पे आपको कोई ना कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी और आदमी पूरी एक्साइटमेंट, पूरी एनर्जी के साथ घुसता है। लेकिन मैं देखता हूँ 10 में से 6 या 7 रेस्टोरेंट 6 महीने भी नहीं चल पाते, बंद हो जाते हैं। कोई आदमी, कोई नया बंदा है जो इस फील्ड में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखता, लेकिन वो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो क्या ऐसी आप उनको
सलाह देना चाहते हैं जो उनको ऑब्जर्व करनी चाहिए आने से पहले इस व्यापार में? अमरेंद्र भाई, मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ और मैंने एक बात देखी है, जो भी आदमी काम करना चाहता है रेस्टोरेंट का, हम्म, फूड बिजनेस, कुछ भी, क्लाउड किचन भी, हम्म, उसके दिमाग में क्या होता है? उसके दिमाग में एक चीज होती है, डबल का प्रॉफिट होता है भाई। हाँ, खाने के धंधे में डबल का प्रॉफिट होता है, बिल्कुल सही बात है। जो कि एकदम गलत है। फिर आदमी उसको जोड़ता कैसे? 1 किलो दाल में इतना निकलता है, बताओ कितनी दाल बेची तुमने? अगर 100 रुपए के हिसाब से बेची तो इतनी होगी। जिसने बनाई उसका पैसा, जगह का पैसा, मिसलीनियस कॉस्ट इतनी है, बिजली बिजली सारे। सब कुछ जोड़ने के बाद 10 से 20% तो मैं मान के चलता हूँ, 20 से 25%, चलिए 20% मान लिया, मोटा मोटी बचत है। फिर उसके बाद आपने कहाँ खोला है, ये बहुत जरूरी है। किस लोकेशन पे क्या चीज बिक सकती है, वो बहुत जरूरी है। बहुत से आजकल ये जो फ्रेंचाइजी नाम एक शब्द है, टर्म है, आदमी फ्रेंचाइजी ले लेता है। बस ये उनकी इतनी सेल है, ये प्रोजेक्टेड सेल है, मैं हो आदमी सोचता मैं गाड़ी कौन सी लूंगा 2 साल बाद। उसको ये नहीं पता ये वाली जो गाड़ी उसके पास है वो भी बिकने वाली है, लॉस होगा तो बिकेगी। सही बात है। पहले साल रेस्टोरेंट गंवाता है, दूसरे साल आपको खिलाना है, तीसरे साल से कमाना है, तो आपके पास 3 साल का मिनिमम बैकअप होना चाहिए। फाइनेंस और लोन तो सबसे खराब चीज है, बिक जाएंगे। अच्छा, कोशिश ये करिए कि बेसिक से शुरू करिए, और ये मत सोचिए कि पहले दिन से मेरी इतनी कमाई होने लग जाएगी, ये तो सोचिए ही नहीं। ये मान के चलिए कि मेरे 3 महीने तो मैं शून्य पे काम कर रहा हूँ, बस मुझे सैलरी निकलनी है। अगर निकल जा रही है सैलरी और किराया निकल जा रहा है तो भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रहेगा, वरना अगर जेब से भी जा रहा है तो झेलना पड़ेगा। यही बोला जाता है, खाना कपड़ा और ये सब कभी बंद नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। 100 में से 90 रेस्टोरेंट क्लाउड किचन बंद हो जाते हैं, और 10 एक साल बंद हो जाएंगे। एक ही दो हैं जो ढंग से काम कर रहे हैं। फिर वही बात, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ जो प्राइमरी जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है आज की डेट में है, वहां पे आप अगर मेन रोड पे आप चल रहे हैं तो मेन रोड के दोनों तरफ आपको दो चीज जरूर देखेंगे, एक मोमो स्टॉल्स और दूसरा सोया चाप के स्टॉल्स। आपको हर तरफ 100 मीटर भी, मैं ज्यादा डिस्टेंस बता रहा हूँ, ये दोनों चीजें मिलेंगी, और हो सकता है तीसरा कबाब पराठा भी मिल सकता है। तो किस हद तक ये चीज हेल्दी है, ये क्या एडवाइस करेंगे आप बच्चों को खास तौर से या उनके पेरेंट्स को? क्या ये सेफ है खाने लायक या नहीं है? मोमोज से शुरू करता हूँ, मेरे लिए फेवरेट है, क्योंकि आई वाज बोर्न इन देहरादून। मोमोज में शायद 92 93 से मेरे पहले मुंह में लगे। अब मोमोज से आप शुरू करिए। मोमोज क्या है? टिबेटन डिश है, जिसकी हत्या दिल्ली में आके करी गई, और हत्या करके उसकी लाश को लताड़ा लखनऊ में जा रहा है। क्यों? तंदूरी मोमोज। मोमोज के ऊपर आप चाट मसाला डाल दे रहे हैं, मेयोनेज के साथ मोमोज, और आपको रेसिपी भी नहीं पता। आप पहाड़ों में क्यों मोमोज अलग दिखते हैं? कि जो मैदा उसका है वो इतना पतला बेला जाता है, और उसी में सब्जी उसकी पक जाती है, स्टीम हो जाती है। यहाँ पर क्या है? वेज मोमोज, पनीर मोमोज, तंदूरी और मंचूरियन मोमोज, हर तरीके के मोमोज। अब मोमोज में मेजर पार्ट क्या प्ले करता है? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, बिल्कुल ठीक। ठीक, सस्ती मिल भी जाती है, और सस्ती नहीं है तो खराब वाली को भी घिस दो, इनको क्या पता चलता है? क्योंकि कॉस्ट की बात है। इसमें भी फिर हम ही लोगों की दिक्कत है, हम लोग कहते हैं 20 के तो 6 पीछे वाला दे रहा है। सही बात, अरे बिल्कुल, बहुत ही चीप है। किसी को आता नहीं है बनाना, बस मैदा रोल करा, उसके अंदर सब्जी कहाँ बनती है, उसकी सब्जी कैसे घिसी जाती है, उसका पानी हटाया जाता है नमक डाल के, क्या क्या पड़ जाता है ये नहीं जानते। फिर आदमी कहता है चटनी और बढ़ा दो भैया, चटनी और बढ़ा दो। आपको मालूम है उसको गाढ़ा करने के लिए कितना अरारोट का इस्तेमाल करा गया? आपको फ्रेश चटनी मिल ही नहीं रही है। तो पहले आप मैदा खा रहे हैं, फिर आप अरारोट खा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं यार ब्लोटिंग क्यों होती है यार मुझे, ब्लोटिंग क्या होती है? आते हैं सोया चाप पर, हेल्दी। सोया तो कहते हैं कि प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। इतना सोया है भारत के अंदर, जितना हम लोग खा जा रहे हैं हर सोया चाप की दुकान पर, इतना सोया है। आप कभी सोया चाप बनते हुए देखिए, वो नाम की सोया, 90% तो उसके अंदर मैदा भरा हुआ है। और अगर आपने उसको बनते हुए देख लिया तो आपका सोया चाप की चीज के नाम से मन, मतलब विश्वास ही उड़ जाएगा। पर फिर मैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम लोग भारतीय हैं, पत्थर एकदम कर देंगे, ये तो बहुत सोया चाप है, एडिबल ही ये तो है। ऑल पर्पस बोला इसलिए गया कि वो हर जगह इस्तेमाल हुआ जा रहा है, सब जगह। सोया चाप भी वही है। मेरे लिए स्ट्रिक्ट नो।
ये दिल्ली से सोया चाप चली, और ओरिजिनल सोया चाप एक्चुअली जो आइसक्रीम वाली जो स्टिक होती थी, व्हाट इज चाप, मटन के पीस जो उसका रिब्स होते हैं अलग अलग जब निकलते हैं उसको चाप बोला जाता है। मटन में डेलिकेसी है चाप, फूड लवर्स का हब है। उन्होंने उस चीज सोया को डंडी पे लपेटा और उसको बोल दिया सोया चाप, जो कि बहुत अच्छी डिश बनी। अब वो नहीं है, अब वो आप पूरे मैदे की लोई खाए रहे हैं, कह रहे हैं यार क्या टेस्टी चीज खा लिया, मजा आ गया। पर वो मैदा आपकी इंटेस्टाइन से निकलने में कितना समय लेगा ये नहीं आपको पता है। तो इसका मतलब मोमोज, जो स्ट्रीट साइड मोमोज हैं, वो स्ट्रीट साइड आपको स्टॉल मिल जाते हैं सोया के, वो बिल्कुल खाने ही नहीं है। अच्छी जगह से खाइए, अच्छी जगह से। अच्छी जगह से। महंगी खा लीजिए, पर मेरा कहना है सोया चाप तो खाइए ही मत। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने आईएचएम से ग्रेजुएशन आईएचएम से करी है, तो आईएचएम से ग्रेजुएशन करने के बाद आप कहीं ना कहीं किसी बड़े होटल में जरूर लगे होंगे। मैंने ताज में अपनी ट्रेनिंग करी, और भी बड़े होटल्स में मुझे लगता है आपने ट्रेनिंग करी या जॉब करी होगी। तो हम लोग कॉस्ट से जोड़ते हैं खाने की क्वालिटी को, कॉस्ट से जोड़ते हैं खाने की साफ सफाई को, कैसे वो बनाया जा रहा है उस चीज को। तो क्या 5 स्टार होटल्स जो हैं, जो कॉस्ट है उसको जस्टिफाई करता है वो खाना, क्वालिटी वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, क्या वो जस्टिफाइड है? 2000 रुपए का कुछ ऑर्डर करके खा रहे हैं, वो सही है, साफ है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, खाना एक मेजर पोर्शन होता है जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये लोग 5 स्टार होटल्स। अब वो महंगा क्यों है, उसके महंगे होने की 2 वजह हैं। पहला तो नो डाउट वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनके पास ऊपर से नीचे तक परचेज डिपार्टमेंट से लेकर हर शेफ्स तक जो भी है, क्वालिटी कंट्रोल, एसओपीज, दे आर ब्रिलियंट। ऑडिट्स भी होते हैं, सब होते हैं। ऑडिट्स होते हैं, चेकिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कि बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर तक जाए। बाकी जो पैसा है वो एम्बियंस का है, और वो उस पूरे आपको जो एम्बियंस है बैठ के एक आपको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, वो उसका पैसा है। और अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो खराबी क्या है? तो मैं कहूंगा कि इफ यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर द एक्सपीरियंस। इतने अच्छे शेफ्स हैं वहां पर, वो लोग कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते जा रहे हैं चीजें। मार्केट कितना अच्छा है, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड होती जा रही है। और इंडिया का मार्केट, एक आहार के नाम से फूड फेस्ट लगता है दिल्ली में, कभी आप वहां जाइए और आप वहां जाके देखिए कि हम लोगों का फूड मार्केट कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, तो जी, तो उसमें मतलब क्या स्टेट वाइज सब स्टेट वाइज वेंडर्स भी आते हैं वहां पर। आपको पैकेजिंग से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, मटेरियल से लेकर हर वेंडर मिलेगा। और मशीनरीज ऐसी ऐसी, मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मशीनरीज लखनऊ में भी यूज हो रही है, ऐसा नहीं है। इतना बेहतरीन काम हो रहा है। पर बस यही है कि आप अच्छी जगह सही पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको अच्छी चीज मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपने वो सारे सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे व्यूअर्स के लिए भी। और हम आपको फिर बुलाएंगे, क्योंकि अभी फूड इतना बड़ा एक क्षेत्र है, एक एरिया है जिसमें एंडलेस क्वेश्चन है, एंडलेस सवाल है। तो अगली बार हम लोग फिर बुलाएंगे आपको, और आप फिर से मुश्किल ही सही, कठिन ही सही, अच्छे लगे ना लगे, लेकिन आप जवाब सही दीजिएगा जैसे आज आपने दिए। बिल्कुल, धन्यवाद।